हेलो माय डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और नीट 2024 की तैयारी में हमारे साथ अब व्यस्त हो रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि व्यस्त हो चुके होंगे, क्योंकि नीट का 4 लेक्चर अभी तक हमने आपको बता दिया। आज है 5वां लेक्चर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि आज हम क्या कराने वाले हैं। हमने कहा था कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द BSc PR क्वेश्चन आंसर होगा आज। और क्वेश्चन आंसर ऑन द बेसिस ऑफ नीट एग्जामिनेशन। पहले आप जानते हैं CPMT एग्जाम कंडक्ट कराती थी, उसके बाद इसका नाम बदल के नीट कर दिया गया। ओवरऑल मेडिकल एग्जामिनेशन में आज तक जितने वैरायटीज के क्वेश्चन BSc PR में पूछे गए, उन सभी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अप्रोच करके आप बहुत आसानी से कम समय में इसके कंक्लूजन पे जा सकते हैं। और बस देखेंगे और देखने के बाद क्या करेंगे, तुरंत आप OMR होगा तो बबल करेंगे और नहीं तो क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो क्लिक करने का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त समीर सिंह और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल सा चैनल नीट करो। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक बात और मैं कहना चाहूँगा। सपोज करिए आज आप अगर पहले दिन आ रहे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पिछला 2 लेक्चर अगर आप मिस कर दिए हैं BSc PR का, जो हमने बेसिक कंसेप्ट बताया था पार्ट 1 और पार्ट 2, वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर सबसे पहले उसे देख लीजिएगा, फिर आज का लेक्चर अटेम्प्ट करिएगा। नहीं तो टप्पा खा के बाहर निकल जाएगा और फिर कहेंगे सर हम क्या करें, हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो बच्चा आएगा कहाँ से जब आपने बेसिक कंसेप्ट मिस कर दिया है ना। तो आज का काम क्या है, झलक दिखला जा। शुरू किया जाए, चलिए कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए, हम भी तैयार हैं। तो आज देखिए करना हमें ये है, सबसे पहले हम एक थियरी आपको बता देते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे BSc PR ज्यादातर पूछा जाता है। अब पहले क्या होता था, डायरेक्ट पूछ देता था कि इसमें ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा, उसके बेसिस पे क्या होगा, है ना। आजकल एक कलाकारी कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी चार्ज स्पीसीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, चार्ज स्पीसीज। तो इसे हम समझेंगे आज थोड़ा सा, और उसके बेसिस पे आज तक जितने भी वैरायटीज के क्वेश्चन आए उनमें से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा, बाकी आपके लिए छोड़ा जाएगा ताकि आप बैठ के उसका रिवीजन करें, समझें और उसके कंक्लूजन पे खुद जाएं, है ना। चलो, चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं इसे बहुत ध्यान से समझना है। तो आज हम इस पे 2 कंसेप्ट समझने वाले हैं। एक का नाम होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक और सेकंड का नाम होगा आइसो स्ट्रक्चरल। बहुत पेशेंस के साथ आराम से देखिएगा, मस्ती के साथ देखिएगा, चनाजोर गर्म लेते रहिएगा। नहीं तो सीजन अच्छा है, बरसात टपक रही है, मेघी आ रही होगी, है ना। मेघी कौन सी, बरसात वाली, टर टर बोलती है ना, हाँ, 2 मिनट वाली नहीं उसको ट्राई करिएगा, घर पे बुलाइएगा, बिना बुलाए भी आ जाएगी, डोंट वरी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चरल। देखो इसमें क्या कहता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, नाम से ही क्लियर है, आइसो मीन्स होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, जिसके इलेक्ट्रॉन सेम हो उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। और जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर, उन्हें हम क्या कहेंगे, आइसो स्ट्रक्चरल कहेंगे, है ना। जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, मतलब जो दिखने में सेम हो, उसको हम आइसो स्ट्रक्चरल कह देंगे। और जिनके इलेक्ट्रॉन काउंट करने पे सेम आते हो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। कब हम एज्यूम करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सपोज करिए कोई ऐसा कंपाउंड है जिस पर एक लोन पेयर बच रहा है और दूसरे पर भी दूसरा कंपाउंड एक दिया गया है, उस पर भी एक लोन पेयर बच रहा है, तो हम दोनों केसेस को क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह देंगे, है ना। एक एक लोन पेयर दोनों बच रहे हैं, स्ट्रक्चर भी चेक कर लेंगे बाद में। तो चलो सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सेंस क्या है यहाँ पे कैसे हम समझेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम, है ना, सेंट्रल एटम पे एज्यूम करके चलना है, रियलिटीज नहीं है, एज्यूम करके चलना है, मान के चलना है कि सेंट्रल एटम पर एक पॉजिटिव अगर लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है अपने आप, है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है।
लेस कर देना है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक पॉजिटिव है, और इसी तरीके से अगर निगेटिव है तो क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड कर देना है और उसमें सब्सट्रैक्ट कर देना है, ऐड 1 इलेक्ट्रॉन। इतना तक क्लियर हो गया। ओवरऑल क्या काम करना है, सेंट्रल एटम पे कोई भी स्पीसीज लिखा हो, ठीक है। अब एक नीट में क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछा गया, हम ऐसे एग्जांपल के रूप में आपको दे रहे हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल है ClO3 माइनस और एक क्वेश्चन दे दिया SO3 2 माइनस। अब क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि बताइए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल हैं या नहीं है, ये दोनों, है ना, कैसे पता करेंगे, आइडिया क्या है। तो हमें सबसे पहले तो VSEPR का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद हम इस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो बताओ सेंट्रल एटम कौन सा होगा, क्लोरीन होगा, है कि नहीं, ये स्मॉल नंबर है, क्लोरीन होगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 3। अब देखो एक निगेटिव दिया है, मैंने कहा कि निगेटिव दिया है तो इसका मतलब सेंट्रल एटम पर अज्यूम कर लेना है कि 1 इलेक्ट्रॉन और है ना। तो 7 में 1 इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐड कर लो, कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, और कितना दिया है, 3, O3 मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एक लोन पेयर। बात समझ में आया, एक लोन पेयर है और 3 सराउंडिंग वाले हैं, है कि नहीं, 1 + 3 तो क्या हो गया, 4 हो गया। और 4 का मतलब मैंने क्या बताया था कल, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। ज्योमेट्री इसकी कैसी जाएगी, टेट्राहेड्रल होगा। तो आप बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, लाइक दिस। देखो ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको एक तरीका रखना होता है अपने पास, है ना। ClO3 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से है, लेकिन रियलिटी देखा जाए, अगर हम जिस तरह से कंक्लूजन पे जाएं और हमें अगर एग्जामिनेशन में जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो हमें इस तरह का कलाकारी करनी पड़ेगी जिससे हम जल्दी से जल्दी इन चीजों को सीख लें, है ना। हमें कौन सा वहां पे दिखाना है कि ये स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो पूछता नहीं है, वो सिर्फ आपसे पूछेगा कि बताइए ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं कि नहीं है। तो हमें सिर्फ कंसेप्ट पे जाना है और अपना कंसेप्ट लगा के अपना तेज दिमाग यूज करके सिर्फ इतना पता कर लेना है कि इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी। चलो ठीक है, ये आपका दिखाई दे रहा होगा NH3 की तरह से, है कि नहीं, टेट्राहेड्रल। अब जरा इसको बनाते हैं SO3 2 माइनस। अब अपने तेज दिमाग का यूज करके बताओ कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं, और 2 निगेटिव का मतलब सेंट्रल एटम पे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया, है कि नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन ये भी हो गया, और ऑक्सीजन अभी भी क्या बना रहा है, 3 है कि नहीं, O3। तो ऐसे केसेस में जब O3 हम देखेंगे तो आप जानते हैं यहां पे फिर से 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इसका सेंस ये निकला कि यहां पे फिर से एक लोन पेयर मिलने वाला है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो फिर से वही कहानी हमें देखने को मिलेगी, एक लोन पेयर मिल जाएगा और 3 ऑक्सीजन वाला बॉन्ड देखने को मिल जाएगा सल्फर के पास। तो आप मुझे अपना तेज दिमाग यूज करके बताइए कि क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, करेक्ट है कि नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है उतना ही इसके पास बचा है। आइसो स्ट्रक्चरल मीन्स जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है कि नहीं, कोई चेंज इसमें नहीं। तो ये क्वेश्चन कब का पूछा था, ये क्वेश्चन था नीट 2016 का, 2016 का ये क्वेश्चन था, जिसमें 4 ऑप्शन बने हुए थे, जिसमें से यही ऑप्शन सही था, है ना, ये ऑप्शन सही था। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉज करके फिर अगला क्वेश्चन देते हैं, फिर उसको सॉल्व किया जाए, है ना। लिख लिया आपने। तो देखिए क्वेश्चन हमने अभी भी इसको लिखा है, और लिखने के बाद आपको इसे सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर आइसो स्ट्रक्चरल। ऑप्शन देखिए हमने दे रखे हैं यहाँ पे, ये जब CPMT एग्जाम कंडक्ट कराती थी उस समय का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, इसी तरीके के ट्रेंड आजकल देखने को मिल जा रहे हैं, और अगर आपने एक सीख लिया तो मुझे लगता है कि इसके मैं 10 एग्जाम्पल भी करा दूं तब भी सेम रिजल्ट होगा, है ना। तो अच्छे से 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन है उस पर अप्रोच लगाइएगा, आपका काम 101% आसान हो जाएगा, है ना।
फिर आप कहेंगे सर मजा आ गया। हाँ, बस 1-2 लेक्चर जिसके पहले वाला था, अगर आपने नहीं अटेंड किया है तो आप उसे जरूर पहले देख लीजिए, देन आफ्टर जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। नाउ क्वेश्चन है कि XeF2 एंड IF2 माइनस, क्या ये आइसो स्ट्रक्चरल होंगे? देखो इस बार आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं पूछा है, इसमें स्ट्रक्चर जानना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आइसो स्ट्रक्चरल होंगे वो पॉसिबल है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, मे बी। ठीक है, जरा देखते हैं क्या कहानी है। NH3BF3 का कहा है। अच्छा, जो जो हम लोग जानते हैं उसको तो जल्दी जल्दी बना सकते हैं, जैसे NH3 और BF3 को हमने बनाया था, कैसा बनता है बताओ? NH3 कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल बनता है, और BF3 कैसा बनता है? ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। ये तो अभी पिछली बार ही हमने लेक्चर में किया था। तो एक बात बताओ, अगर ये टेट्राहेड्रल या ट्राइगोनल प्लेनर है तो क्या ये दोनों सेम होंगे? कभी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। चलो आगे देखते हैं। PCl5 ICl5, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयोडीन के पास 7 होते हैं, तो 5 और 7 का तो वैसे ही कोई तालमेल नहीं है ना। PCl5 कैसा बनेगा? TBP बनेगा, है कि नहीं? TBP। और ICl5 कैसा बनेगा बताओ? ICl5 भाई 5 इलेक्ट्रॉन है, I के पास 7 है ना। I के पास 7 है, क्लोरीन के पास 5 है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन केवल बचेगा, नहीं 1 लोन पेयर बचेगा और 5 सराउंडिंग वाले बचेंगे, टोटल 6 आएगा। इसका मतलब ये कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल की तरह बनेगा। तो देखो TBP और ऑक्टाहेड्रल का भी कोई ज्योमेट्री मैच नहीं कर रही है। अब आते हैं CO3 और SO3 2- पे, कार्बोनेट और सल्फर। देखो एक चीज हमेशा याद रखना मेरी बात, अगर दोनों सेम दिया है, ध्यान दो, अगर कार्बन देखो लिखा ना O3 और 2- सेम है, O3 2- सेम है, दोनों सेम हो गया। अब देखो क्या डिफरेंट है, एटम डिफरेंट कर दिया। एक बात बताओ, जब एटम ही डिफरेंट हो गया, डिफरेंट ग्रुप का है, तो ये तो स्ट्रक्चर वैसे ही नहीं मैच करना है। अगर कार्बन की जगह यहां सिलिकॉन दिया होता, यानी उसी फैमिली का मेंबर दिया होता, तो नो डाउट ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हो जाते, है कि नहीं। अगर सपोज करो SiO3 लिखा होता तो ये 101% दोनों मैच कर जाते, लेकिन कार्बन अलग फैमिली का है, सल्फर ऑक्सीजन वाले फैमिली का है, तो ये वैसे ही मिसमैच हो गए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ऑप्शन बचा, इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, और सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे जरा देखते हैं। अब XeF2 हमने कल ही बताया था, Xe को क्या मानोगे? 8 इलेक्ट्रॉन मानोगे, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, 8 इलेक्ट्रॉन मानेंगे। फ्लोरीन 2 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 2 ही बॉन्ड तो बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर देगा, टोटल बचेंगे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा 3 लोन पेयर, है कि नहीं, 3 लोन पेयर। और सराउंडिंग वाले कितने हो जाएंगे? तो हमने कहा था जो लोन पेयर है प्लस सराउंडिंग एटम दोनों को काउंट कर लेना है। 3 + 2 कितना आ रहा है? 5। 5 का मतलब ज्योमेट्री कैसी बनेगी? TBP बनेगी। वेरी गुड। अब हमने कहा था कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उसको क्या करना है? TBP है ना। TBP के केस में हमेशा याद रखना, स्क्वायर प्लेनर का केस अलग था, TBP के केस में हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रखना होता है? 180 डिग्री पे रखना होता है। क्यों सर? झगड़ा कम हो। बिल्कुल ठीक आपने कहा, झगड़ा कम हो, झगड़ा कम हो गया, है ना। और देखो लोन पेयर देख लेते हैं, 1 यहाँ 2 और यहाँ 3, है ना। XeF2 का बन गया। अब चलो जरा इसका बनाते हैं, किसका? IF2- दिया हुआ है, तो इसका भी हम बना लेते हैं रेड कलर से ही। I है, I में देखो आयोडीन के पास उतना ही इलेक्ट्रॉन है जितना फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सेल में होगा, लेकिन आयोडीन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन वहां से ले लेगा, किस लिए? बॉन्ड बनाने के लिए। तो आयोडीन के पास अगर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे बताओ? 5 इलेक्ट्रॉन सर बच गए। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक निगेटिव चार्ज भी दिया हुआ है। मैंने क्या कहा था? निगेटिव आए तो सेंट्रल एटम पे क्या करना? 1 ऐड कर देना। तो 7 की जगह हम यहाँ पे 8 लिख लें, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं है ना। 8 - 2 इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ना कि ऐसा करने से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इवन नंबर में आ जाएंगे, तो हमें लोन पेयर करने में आसानी हो जाएगी, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स कितना हो जाएगा? 3 लोन पेयर हो जाएगा। अब देखो 3 लोन पेयर हो गया, और सराउंडिंग वाले कितने हो गए एटम? 2 हो गए, 3 और 2 5। तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल यही कंसेप्ट हो गया, 3 लोन पेयर हो गया, और F2 क्या था? सराउंडिंग वाले। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे ये दिया हुआ है ना। तो इसको क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही बना देते हैं। चलिए, IF हो गया, और 3 लोन पेयर हैं, तो भैया 3 लोन पेयर देखो बन गया।
ये तो सर तुच्छा सा क्वेश्चन था, तुच्छा सा, ये तो मुझे पता था, ये तो मैं कर लूंगा सर, मैं ये क्वेश्चन कर लूंगी, अब बिल्कुल मैं तैयार हूं इसके लिए। इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे पक्का? श्योर 100%? एक क्वेश्चन दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए, ठीक है। तो इसको जल्दी से पॉज करके सॉल्व करिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन नोट करता हूं, ठीक। तो देखो मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है, और इस बार का जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वाह सर, ये तो बड़ा आपने आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया, तो जरा जल्दी से मुझे लगा कि आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? इसका तरीका क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे अप्रोच आप करेंगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन? अब देखो, करने को नो डाउट आप कर लोगे, टाइम टेकन होगा, हो जाएगा ये, है ना, टाइम टेकन होगा, हो जाएगा। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछे तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को काउंट करके लिख देंगे, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, तो कैसे आप करोगे इसे, कैसे करोगे? देखो, या तो आप इलेक्ट्रॉनों को पूरा काउंट करो, लिखो, तब समझ में आएगा कि हाँ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, या तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, है ना। देखो पहली चीज तो देखो, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहां एलिमेंट ही चेंज हो गया, तो ये कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, है कि नहीं। जहां पे सिमिलर है ऑक्सीजन और केवल कार्बन नाइट्रोजन, हमें पता है दोनों 2 फैमिली से हैं, तो ये कभी होने वाला नहीं है कि नहीं। अच्छा, कोई ऐसा और दिख रहा है? हाँ ये देखो दिख रहा है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, यहां देखो कार्बन, यहां सल्फर, ये भी नहीं होगा। अब बेटा इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है। अब देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए रियलिटी में। तो हम सबसे आसान क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करके लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है, ये देखो कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 4 होते हैं, लेकिन यहां पे क्या करना है ना, इलेक्ट्रॉन पूरा काउंट कर लेना, यानी एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, और एक निगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना है। टोटल कितने हो गए? 14 हो गए, बहुत अच्छी बात है। और कार्बन ऑक्सीजन का, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, ये 14। देखो यही आंसर है। तसल्ली के लिए थोड़ा सा NO2 - CO2 का कर लिया जाए, है ना। देख लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, ऑक्सीजन का 8 × 2 16 + 1, क्योंकि निगेटिव दिया हुआ है कि नहीं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे? कार्बन का होगा 6 और 8 × 2 कितना हो जाएगा? 16। 16 और 6 कितना हो जाएगा बताओ? 16 और 6 दैट इज 22, और इसको जोड़ोगे 16 और 1 हो जाएगा 17, और 17 में 7 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। कहाँ लिख दिया जाए? यहाँ लिख दिया जाए। तो आप जरा अपने तेज दिमाग का यूज करके बताइए कि 16 और 6 में ऐड हमने किया तो ये 22 आ रहा है और ये 34 आ रहा है। क्या कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे? नहीं। आइसो स्ट्रक्चरल नहीं पूछा है, क्या पूछा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछे तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसका एटॉमिक नंबर आराम से लिख दीजिएगा और लिख के जोड़ लीजिएगा कौन किसका मैच आ रहा है। अगर आपको ये सब चीजें ट्रिकी अप्रोच करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बन अलग फैमिली, सल्फर अलग फैमिली, कार्बन अलग, नाइट्रोजन अलग फैमिली, है ना। कार्बन की जगह कोई और एलिमेंट भी दिया होता तो भी उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉसिबिलिटीज नहीं होती, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है जो होगा वही होगा, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे Cn- है तब जाके ये 14 हुआ है। अगर ये केवल Cn दिया होता है, केवल CO दिया होता तो फिर ये मिसमैच हो जाते, कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होता, है ना। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। आपके लिए बहुत सारा टास्क है, क्वेश्चन इसी तरीके के नीट में पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल कैसे निकालेंगे VSEPR के तरीके से आप सीख गए होंगे, और उसके बाद जो अप्रोच हमने बताया है, जिस तरह से करके आप आइसो इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल कर सकते हैं, इससे आप ज्योमेट्री और शेप को बहुत अच्छे से डिटरमिन कर पाएंगे, है ना। मतलब आपको आइडिया रहेगा तभी आप पता कर पाएंगे कि हाँ इसकी ये ज्योमेट्री है तो उसके हिसाब से फिट बैठेगा। मतलब आजकल क्या कर रहा है ना, बना बनाया खाने को नहीं दे रहा है कि वो TVP दे दिया, वो ऑक्टाहेड्रल दे दिया, और हम जो पढ़ लिए रट्टा मार लिए जाके लगा दिए। नहीं, क्वेश्चन की स्ट्रेटजी को समझो, क्वेश्चन के अप्रोच को समझो, क्योंकि क्वेश्चन जो आजकल आ रहे हैं वो थोड़े से
पेचीदा हैं, ट्रिकी हैं, ठीक है, दिमाग को हिलाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हो ना, जब रिजल्ट आ रहा है तो 720 में 720 रिजल्ट आ जा रहा है कि नहीं, 720 में मार्क्स कितने आ जा रहे हैं, 720 आ जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने स्तर तक पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, कितना डीप नॉलेज रखते हैं किसी चीज़ को। तो आपको भी डीप नॉलेज बिल्कुल मिल जाएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम की, जिसका नाम होगा हाइब्रिडाइजेशन। लगे हाथ उसको भी बता देंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के साथ अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन बता दूंगा तो एक सवाल जो हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा पूछा जाता है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है और 101% इसका लोग आंसर कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कल का इंतजार शाम 6 बजे। तो आपको अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि यार कुछ जीवन में सीख रहे हैं, तो एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लोगों को जरूर बताइएगा जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल चाहते हैं कि वो फ्री में बैठे बैठे हर एक चीज़ का नोट्स केमिस्ट्री का उनके पास अवेलेबल हो, केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं सारी प्रोबेबिलिटी हम आपके लिए लेके हर दिन कोशिश करते हैं एक नई नई चीज़ें आपको बताई जाएं जो अभी तक हो गई हैं। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस भी हम जल्दी शुरू करेंगे। पहले एक बार कुछ यूनिट समाप्त हो जाएं, उसके बाद हम पेपर एनालिसिस करेंगे, जैसा कि हम हर बार करते आए हैं। और पेपर एनालिसिस में इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कितना उसका वेटेज था, और किस क्वेश्चन पर या किस टॉपिक पर या किस यूनिट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो पहला टॉपिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, वो ये है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि मोल कंसेप्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, है ना, एक ऐसा टॉपिक जिसको लेके अनावश्यक लोग परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्यों सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जी नहीं, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी मोल कंसेप्ट जब पढ़ाया जाएगा तो कोशिश किया जाएगा उसके बाद एक चैप्टर शुरू किया जाए जिसका नाम होगा सोल्यूशन, क्योंकि मोल कंसेप्ट से लिंक है वो डायरेक्ट चैप्टर। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, लाइक दैट जितने भी आएंगे पार्ट्स हम उसको कवर अप करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट उठा रहे हैं, फिर फिजिकल में सॉलिड स्टेट आपके लिए लेके आएंगे, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक में कूदा जाएगा, है ना, जोर लगा के। फिर जीओसी देखा जाएगा, थोड़ा सा उससे पढ़ के जब थक हार जाएंगे फिर हम वापस इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे। तो ऐसे एक एक करके हम शेड्यूलिंग बना के चलेंगे तो आसानी से काम आसान हो जाएगा, है ना। संडे वार्ता का भी हम कार्यक्रम रखेंगे जिसमें आपसे बहुत सारी बातें करेंगे बैठ के, जिसमें आपको जो दुविधा होती है मन में, जैसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हम स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, इस बार कैसे तैयारी करें। सर कुछ लोग बोर्ड दे रहे होंगे भी, है ना, वो भी सोच रहे होंगे कि हमारा नीट हो जाता। नो डाउट, देखो बोर्ड और नीट दोनों दो लेवल हैं, है ना। इस पर हम बात करेंगे एक बार संडे वार्ता जब हम रखेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़नी चाहिए, उस पर अप्रोच कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए पढ़ाई के लिए बस इतना ही। कल का फिर इंतजार, मिलेंगे कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। मन में कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।